नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। पानापुर करिया थाना क्षेत्र में बारात में एक युवक का पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीण एसपी ने दिया जांच का आदेश। नगर निगम सभागार में मेयर ने सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में पानी की समस्या को लेकर कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगाई मोहर। और सदर अस्पताल में बने नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की पूरी। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पानापुर करिया थाना क्षेत्र में बारात में एक युवक का हथियार लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर में एक बारात में हाथ में पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो 33 सेकंड का है। यह वीडियो पानापुर करियात इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि सिटी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीण एसपी ने संबंधित डीएसपी और थानेदार को वीडियो की जांच का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि एक शादी की बारात का यह वायरल वीडियो है, जिसमें मैथिली गाने पर कुछ युवक डांस कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हथियार का लाइसेंस आपको अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, न कि हथियार का प्रदर्शन या हर्ष फायरिंग के लिए। अगर आप अपने लाइसेंसी हथियार का अवैध प्रदर्शन या फिर हर्ष फायरिंग कार्य है तो हथियार जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध हथियार के साथ युवाओं का सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना भी कानूनन अपराध है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक पिस्टल के साथ बारात में डांस करता नजर आ रहा है। ये जो वायरल वीडियो है वो पुलिस के संज्ञान में है और संभवतः ये पानापुर करियात क्षेत्र या करजा क्षेत्र से संबंधित है। ये स्थान जहाँ पर कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो हम लोगों ने दोनों ही थाने को बता दिया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। युवक की पहचान हुई? युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग आजकल सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करते हैं? ये बिल्कुल ही गलत है और हथियार रखना गैर कानूनी है। अगर वो गैर लाइसेंसी हथियार है तो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके लिए कड़े सज़ा का प्रावधान है और अगर ये प्रदर्शन करते हैं तो और भी ये बहुत ही गैर कानूनी कार्य है। इसके लिए युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है बिल्कुल ही नहीं करें, अन्यथा दंड के भागी बनेंगे। हर्ष फायरिंग पर सब प्रतिबंध के बावजूद तो शादी विवाह का सीजन आ गया। हर्ष फायरिंग में हर साल कहीं ना कहीं किसी को मौत नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। अभी तो आपको हमने बताया कि हथियार रखना या उसका प्रदर्शन करना ये बिल्कुल ही गलत है और अभी जो भी सूचना मिलती है कहीं भी इस तरह की तो हम लोग संज्ञान में लेते हैं और उन पर प्राथमिकी भी दर्ज करते हैं और उनको कड़ी सजा दिलवाने का भी हम लोग प्रयत्न करते हैं। नगर निगम सभागार में मेयर ने सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में शहर में हो रही पानी की समस्याओं को लेकर कई एजेंडों पर मोहर लगाई। नगर निगम सभागार में आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। इस बैठक में समिति के सदस्य और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य रूप से बैठक में नगर आयुक्त, मेयर समेत सभी स्टैंडिंग सदस्य उपस्थित रहे। नगर निगम मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू ने बताया कि शहर वासियों की सुविधा के लिए अब नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, जहां लोगों को विभिन्न नागरिक सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए सहायता मिलेगी। इस कार्य के लिए नगर निगम जल्द ही कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके साथ ही मेयर की ओर से लाए गए आधा दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें मानसून पूर्व नालों की उड़ाही, स्मार्ट सिटी से बने नाले सहित कई मुद्दा पर चर्चा की गई। आज
नगर सभा निगम सभागार में स्टैंडिंग की बैठक का यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मेरे द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख एजेंडे थे। अभी जो हम लोग के वार्ड पार्षद द्वारा मैंने ये प्रस्ताव लाया कि हर एक वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद कक्ष ऑफिस होना चाहिए, ताकि हमारी जो मुजफ्फरपुर की जनता है उनकी जो समस्या का समाधान तत्काल उनके वार्ड में ही इस समस्या का समाधान हो सके, हो जाए। कि बहुत लोग ऐसे लोग हैं कि जो कि निगम में नहीं आ पाते हैं, तो आज ये प्रस्ताव हम लोगों के द्वारा पास किया गया। अभी हम लोग के बहुत सारे वार्ड में अभी जल की समस्या आ रही है, पानी की समस्या की। अभी अब बहुत सारे कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पानी का पाइपलाइन गया ही नहीं है, जो बहुत भयावह स्थिति है। उसके लिए आज मैंने नगर में, मतलब वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 15 लाख की योजना तक, जहाँ पे अति आवश्यक है वहाँ पर तत्काल समरसेबल एक और पाइपलाइन जहाँ पे अति आवश्यक है वहाँ पर वार्ड पार्षद के माध्यम से समन्वय स्थापित करके इसको हम लोग पारित आज किए हैं। और जो भी पार्षदों के द्वारा उनको मैंने कहा, ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आपके वार्ड जिस वार्ड में जो समस्या जहाँ पर है पानी की, उनके द्वारा जो सुझाव आएगा उस पर हम लोग जल्दी ही इस पर काम करेंगे। अभी सफाई की भी समस्या, जो कि बरसात आने से पूर्व बहुत जगह सफाई मतलब पूरी नहीं हो पाई है, सफाई वहां पर हो रही है। 2-4 दिन का उन्होंने समय दिया है, तो इस पर भी एक वार्ड पार्षद को बुला करके हम लोग एक सामंजस्य बैठा करके हम लोग पार्षद के सामने कि उनके वार्ड में जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है सफाई की व्यवस्था सही ढंग से है, उसको भी हम लोग दिखवा करके एक बार इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो पारिवारिक पेंशन का लाभ, जो कि हमारे निगम निगम परिवार में 62 परिवार है निगम परिवार का, उनका जो पेंशन अभी नहीं मिल रहा था। सरकार के पास विभाग को गया हुआ है गाइडलाइन के लिए। जब तक कोई दिशा निर्देशन या कोई उच्च वहां से गाइडलाइन नहीं आती है, तब तक हम लोग निगम के आंतरिक स्रोत से ही उन जो निगम परिवार के जो जिन परिवार ने के सदस्य ने अपना संपूर्ण जीवन अपने निगम परिवार में लगा दिया, कि उनके लिए हम लोगों ने आज निगम मद से ही उनको इस पेंशन का लाभ देने का आज हम लोग किए हैं। अभी जो अब जल की समस्या भी है अभी हम लोग के द्वारा, और जो जल की समस्या वो सब पर भी बात हुई। अब मेन ये आज हम लोग के द्वारा पास किया गया है। मानसून को लेकर क्या खास तैयारी रहेगी? उसकी भी तैयारी चल रही है। अभी हम लोगों ने उस पर भी हम लोग मेरे द्वारा आज लाया गया एजेंडा था। बहुत जगह साफ हो चुका है, कुछ अभी कमी बाकी है। तो सफाई से मैं उतनी संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैंने उसके लिए आदेश दिया है कि हम पार्षद को बुला के अंचल वाइज हम लोग इसके लिए बैठक करेंगे कि पार्षद ही तत्काल सही मतलब कि वहाँ के बारे में बता पाएंगे कि क्या सफाई हुई नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो मान लो उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है तो उस पर फिर हम लोग काम करवा। सोमवार की देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। जिले समेत उत्तर बिहार में पड़ रहे भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान थे, जिसको लेकर कल मुजफ्फरपुर जिले में देर रात आई तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश ने हर वर्ग के लोगों को एक राहत की सांस दी। मुजफ्फरपुर के रामबाग निवासी इश्तियाक अहमद उर्फ नन्हे ने बताया कि झमाझम बारिश से खासकर जहां आम लोगों को राहत मिली है, वहीं मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची को भी कई हद तक फायदा हुआ है। जहां भीषण गर्मी के मार झेल रहे किसान शाही लीची के फसल को लेकर चिंतित थे, अब इस बारिश की वजह से शाही लीची की फसल में वृद्धि आएगी, साथ ही किसान के चेहरे खिलखिलाकर उठेंगे। वहीं मोतीझील निवासी नंद कुमार राय ने बताया कि भीषण गर्मी के वजह से लीची की फसल काफ़ी खराब हो रही थी। इस बारिश के वजह से लीची की फसल को काफ़ी राहत मिलेगी। देश विदेश में लोग मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास का अनुभव ले सकेंगे। बारिश हो रही है मुजफ्फरपुर में, क्या लगता है कितना फायदा हो रहा है? इस बारिश से जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला में बारिश हो रही है, इस बारिश से हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को इतना फायदा हो रहा है, ये प्राकृतिक देन है। क्योंकि पूरा इंसान अगर से मिल जाए इस बारिश का मजा दे नहीं सकता है। लोग हम जो है एसी चला करके सोने के बाद भी परेशान रहते हैं। इस प्राकृतिक मौसम से आनंद से जो है एसी के बिना पंखा चलाए हुए सो सकते हैं। और रह गई बात फायदे की, तो फायदा तो पूरा समाज को होगा। क्या लगता है कि फसल को, लीची खास करके मुजफ्फरपुर की पहचान है, तो लीची को कितना फायदा होगा? अरे लीची तो हमारे मुजफ्फरपुर का जान है, और इस लीची को तो ऐसा फायदा होगा
जैसे एक शीशी को माँ का दूध से फायदा होता है, उस तरह हमारे अपने जिला के मुजफ्फरपुर जिला के लीची को फायदा होगा। आम की भी अभी फसल आने वाली, आम को भी फायदा होने की संभावना है। भैया आम तो आम है, इस बारिश का तो काम है कि फायदा देना। अभी तो ये अमृत बरस रहा है, पानी थोड़ी बरस रहा है, ये अमृत बरस रहा है। क्योंकि एक शहरवासी भीषण गर्मी झेल रहे थे, कहीं ना कहीं दिन में निकलने से कतरा रहे थे। भैया ये भीषण गर्मी में तो हम भी घबरा रहे थे, हम भी टकरा रहे थे मौसम से, चक्कर आ रहा था। और आज ऐसा है कि हमको लग रहा है कि रोड पे दौड़े, इस बारिश में भीगे, इससे ज्यादा फायदा क्या आ सकता है। आज हम बारिश हो रही है, क्या लगता है कितना सुकून मिला है बारिश से? एक चीज हम लोग आपको बता देते हैं कि हमने आपको ये प्रयत्न किया है कि बारिश जब भी होती है, जब हमारा भारत जागता है और हमारी भारत माँ खुश होती है, तभी बारिश होती है। और आज जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी जो अपनी बातों को भी रखे हैं, और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, बहुत अद्भुत दिन है। और उसी खुशी में आज इंद्रदेव ऊपर वाला ने बारिश भी की है। ये संकेत दे रहा है कि इस दुनिया में सत्य की हमेशा जीत होती है, और मतलब कि झूठ की हमेशा हार होती है। और इसी के सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि ऊपर वाला जब भी खुश होते हैं तो बारिश करते हैं, और बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान पर हमारा पूरा विजय प्राप्त हो चुका है। और इसी के आज ये देख रहे हैं कि ये बारिश नहीं है, गरीब लोग को लिए भी एक गर्मी से राहत की अथी मिली है। जो ठेला चालक, जो गंभीर रिक्शा वाले जो चलाते हैं रास्ता में, उन्हें गर्मी का जो प्रकोप झेलना पड़ता है, वो बाप रे, कहीं रास्ता में उनके ठिकाने के लिए एक प्यासा जल कहीं नहीं है कि कहीं कोई प्यासा कोई पानी पिला दे। मतलब इस तरीके से आज की जो बारिश जो है उन लोगों के लिए बहुत मतलब कि राहत, खास करके मुजफ्फरपुर को लीची की पहचान कही जाती है। लीची के फसल पे कितना कुछ फायदा मिलेगा? जी हाँ, लीची तो समझिए कि लीची को फायदा तो होगा ही, लेकिन ये कहना है कि लीची जो हमारे जो शाही लीची जो है वो सभी लोग को फायदा तो होता है, लेकिन इसका फायदा का लाभ जो है ना बाहर के लोग उठाते हैं। हमारे बिहार के लोग भी इस बात की खेद है। मैं विक्रम सराफ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चखेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद। विशेष देखरेख में तैयार हो रहा है ये खास सौगात। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची एक बार फिर देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हस्तियों के लिए भेजी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी मुजफ्फरपुर से शाही लीची की खेप भेजी जा रही है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। जिले के मशहूर लीची व्यापारी आलोक केडिया के मुसहरी, सरैया, बंदरा और ढोली स्थित बागानों से यह शाही लीची भेजी जाएगी। बीते 10 वर्षों से केडिया के इन्हीं बागानों से शाही लीची राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए जाती रही है। इन बागों में उगाई जाने वाली लीची अपनी विशेष गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। लीची की देखरेख वर्ष भर लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। खेत की जोताई, कोराई, दवा का छिड़काव और खाद उर्वरक का प्रयोग वैज्ञानिक विधि से किया जाता है ताकि लीची की मिठास और ताजगी बनी रहे। सीजन शुरू होते ही जिलाधिकारी के नेतृत्व में उद्यान विभाग की एक विशेष टीम का गठन किया जाता है। यह टीम चयनित बागानों से लीची की तुराई, पैकिंग और रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से लीची की दिल्ली तक सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इस वर्ष यह बैठक मई के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। लीची व्यापारी आलोक केडिया ने बताया, पिछले साल भी हमने लगभग 2000 कार्टून लीची राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी थी। इस बार भी 22 मई के बाद खेप भेजने की योजना है। तैयारी धीरे धीरे पूरी की जा रही है। जब लीची पूरी तरह पक जाती है और उसका शुगर कंटेंट उपयुक्त हो जाता है, तब उसे बाग से तोड़कर विशेष कैरेट में भरकर पैक हाउस लाया जाता है। यहाँ एक्सपर्ट मजदूरों द्वारा लीची की छटाई और विशेष पैकिंग की जाती है। पैकिंग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का नाम अंकित किया जाता है, जिससे इसकी ब्रांडिंग और सजावट में निखार आता है।
इसके बाद शाही लीची को रेफ्रिजरेटेड वैन से दिल्ली रवाना किया जाता है ताकि ताजगी और स्वाद बरकरार रहे। मुजफ्फरपुर की शाही लीची न सिर्फ बिहार की शान है, बल्कि यह हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भेजी जाने वाली एक खास सौगात बन चुकी है। जो बागान चिन्हित की जाती है ये फ्रेश लीची का काम करने के लिए, इस लीची के लिए साल भर उसकी खेत का देखभाल किया जाता है। जुताई, कोड़ाई, दवा दारू, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिस्ट लोग जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से उसके ऊपर रख रखाव किया जाता है। पैकिंग वगैरह कैसे किया जाता है और कितने? जब माल परिपक्व हो जाता है, जब एसिड शुगर रेशियो सही हो जाता है, तब उसको तोड़ के बागान से क्रेटों में हमारे पैक हाउस में लाया जाता है। वहाँ पर उसकी छटाई जो ट्रेन्ड लेबर हैं, ट्रेन्ड ग्रेडर्स हैं जो दिल्ली से आते हैं, उनके द्वारा की जाती है। फिर स्पेशल पैकिंग में इसकी पैकिंग करके और उसको दिल्ली भेजा रेफ्रिजरेटेड वैन से दिल्ली भेजा जाता है। कितना मान की बात करें, कई वर्षों से आप भेज रहे हैं, तो कितना उम्र मात्रा रहता है भेजने का? पिछले साल 2000 के करीब था। इस बार अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि कितना। लेकिन आपकी तैयारी चल रही है इंटरनल? हमारे यहाँ तो बागान सब तैयार हैं ही, तैयार हो रहे हैं। लीची परिपक्व हो जाएगी तो टूटना चालू हो जाएगा। उनका आदेश आएगा तो उस हिसाब से जाना चालू हो भेजने की क्या प्रक्रिया रहती है लीची कैसे? रेफ्रिजरेटेड वैन से यहाँ पैकिंग हो जाने के बाद रेफ्रिजरेटेड वैन से दिल्ली बिहार भवन पैकिंग लीचियों का अलग तरीके से किया जाता है? जी, इनकी पैकिंग अलग तरीके से। बिहार सरकार की पैकिंग थोड़ी सी गुणवत्ता उसमें बढ़ाई जाती है। उसमें हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम लिखा जाता है, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का नाम लिखा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा सजावट बढ़ जाती है उसकी। कब से अनुमान है लीची तुड़ाई शुरू हो जाएगा? हमको उम्मीद है कि 22 तारीख के बाद ही टूटेगी। इस वर्ष कौन सा बात चिन्हित किया गया जो प्रधानमंत्री उनका साथ? ये एक तो मुसहरी में है एक बागान, एक सरैया में है, एक बंगड़ा में है, एक ढोली में है। इसी तरीके से कई बागान हैं जिससे लीची चिन्हित की गई है। इन बागों की खास तरीके से देखरेख सालों भर होती है? जी, सालों भर इसकी देखरेख। क्या परिचय हुआ? आलोक कुमार केडिया। गाड़ियों में फैंसी नंबर लेने में पटना नंबर 1 तो मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर रहा। बिहार में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में मनपसंद फैंसी नंबर लगवाने का शौक रखते हैं। इसके लिए वे अतिरिक्त पैसे भी खर्च करते हैं। कुछ लोग तो इन नंबरों को लेने के लिए बोली लगाकर मुंह मांगी कीमत चुकाने को भी आमादा रहते हैं। फैंसी नंबर लेने में राजधानी पटना के लोग सबसे आगे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पर है, जहां ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है। परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 यानी बीते वित्तीय वर्ष में 14,721 वाहन मालिकों ने फैंसी नंबर प्लेट लिए, जिससे 23 करोड़ 91 लाख रुपए की आय विभाग को हुई। विभाग की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन फैंसी नंबर प्लेट लेने की व्यवस्था को आम जन की तरफ से काफी सराहा जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि पटना के बाद सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले से 1,230 वाहन मालिकों ने फैंसी नंबर के लिए करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने बताया कि मन पसंदीदा नंबर प्लेट चुनने के लिए वाहन मालिकों को चुनिंदा नंबरों के लिए विशेष शुल्क देना पड़ता है। इसके तहत नंबर प्लेट को A, B, C, D और E 5 समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह के लिए विशेष निर्धारित शुल्क देना होता है। इसमें A समूह के सुरक्षित नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 के लिए गैर परिवहन गाड़ियों से 1 लाख रुपए और
परिवहन गाड़ियों के लिए 35,000 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसके लिए है ई नीलामी की व्यवस्था भी है। इसके साथ ही किसी एक सिंगल डिजिट नंबर प्लेट जैसे 0001 4x9 नंबरों को लेने के लिए अगर एक से अधिक लोग इच्छा जाहिर करते हैं तो इसके लिए बोली लगती है। इसमें सबसे अधिक राशि की बोली लगने वाले वाहन मालिकों को पसंदीदा नंबर दे दिया जाता है। इससे अलग चालू सीरीज में मनपसंद फैंसी नंबर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करने पर आवंटित किया जाता है। वाहन मालिक वाहन.परिवहन.government.in/फैंसी पोर्टल पर जाकर फैंसी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। 25 यानी पिछले वित्तीय वर्ष का, उसमें मुजफ्फरपुर में 1230 लोगों ने फैंसी नंबर लिया है। ये ऐसा नंबर है जिसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है, बुकिंग करनी पड़ती है और बुकिंग करने के बाद अप्रूवल होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही नंबर के लिए अगर 3-4 लोग या 5 लोग ऐसे आपस में बोली लगाते हैं तो उससे रेट बढ़ते जाता है और इस तरह से 1230 गाड़ियों का जो फैंसी नंबर दिया गया है उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास राजस्व आई है ट्रांसपोर्ट विभाग को। सुबह में दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है। जी हाँ, पहले नंबर पे पटना है और सेकंड नंबर पे मुजफ्फरपुर है। प्रोसेस क्या है, कैसे ले सकते हैं लोग? ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं वहाँ से जाकर के आपको कोई नंबर अगर पसंद है तो उसके लिए आप अप्लाई करिएगा। देखा जाता है कि अवेलेबल है कि नहीं है और वो ऑनलाइन पूरा उसका बिडिंग होता है और जैसे जैसे बिडिंग में आप सक्सेसफुल होते हैं उस हिसाब से आपको नंबर अलॉट किया जाता है। तो पहले का इस तरीके का है या उसका नीलामी होता है? नीलामी होता है। सर अधिकांश कौन सी गाड़ियाँ के ज़्यादातर चॉइस नंबर लोग देते हैं? अब तो डिपेंड करता है, वो तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। सदर अस्पताल में बने मॉडल अस्पताल का बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। मुजफ्फरपुर वासियों को मिलने जा रहा है एक सौगात। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एक नए बिल्डिंग की होगी कल शुरुआत। कल मुजफ्फरपुर में मंगल पांडे आएंगे और करेंगे इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो बनकर तैयार है। आपको बता दें कि यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह बिल्डिंग में जो लागत लगी है वो 29 करोड़ की लागत से यह बिल्डिंग तैयार हो चुका है। लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसको बनाने में लगभग 1.5-2 साल का समय लगा और यह बिल्डिंग आज बनकर तैयार हो चुका है जिसका कल उद्घाटन होना है। इस बिल्डिंग में 100 बेड लगाए गए हैं जिसमें जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी की जो व्यवस्था है वो ओपीडी की व्यवस्था अत्याधुनिक व्यवस्था है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ आज सदर अस्पताल एक नए बिल्डिंग की शुरुआत कर रही है जिसमें 100 बेड लगाया गया है मरीजों के लिए। जो बेड लगाया गया है वह जनरल बेड से लेकर जो रिजर्व बेड है उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसमें एसी की सुविधा है। एसी के साथ साथ जो मशीनें लगाई गई है वह भी मशीन अत्याधुनिक मशीन है। यह बिल्डिंग सदर अस्पताल के परिसर में उपस्थित है और जो सदर अस्पताल में जो पुराने उपकरण थे, उस जो पुराने अस्पताल के वार्ड थे, उन सभी वार्डों को इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और इसका उद्घाटन कल 11 बजे मंगल पांडे आकर करेंगे। इसके बाद यह बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और इसमें सभी मरीजों को शिफ्ट करके इस बिल्डिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी कल 11 बजे दिन में करेंगे और ये अस्पताल बहुत ही स्टैंडर्ड है। सभी नवीन इंस्ट्रूमेंट और सभी नवीन चिकित्सा पद्धति से तकनीक पर बना हुआ है, तो यह बहुत ही खुशी की बात है। ये 100 बेड का अस्पताल है जिसमें 20 बेड का इमरजेंसी और 10 बेड आईसीयू इसमें इंक्लूडेड है। बाकी जनरल वार्ड रहेंगे। 3 मंजिला बिल्डिंग है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। सर क्या क्या सुविधा है मरीजों को? सुविधा जो उन्नत सुविधा है जो हम अभी तक सुविधा दे रहे थे उसमें उसके अतिरिक्त यहाँ आईसीयू की उच्च तकनीक की व्यवस्था है, तो एक एडिशनल है। ओटी मशीनें भी लगाई है। अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ जो लेटेस्ट ओटी ऑपरेशन थिएटर होता है जो यहाँ पहले नहीं था, तो
इस तरह के 3 OT बने हैं। तो इस सब से यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, मरीजों को बहुत फायदा होगा। मुजफ्फरपुर शहरवासियों के लिए यह एक नया सौगात देखने को मिलेगा। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहे सिटी न्यूज से। मैं मुकेश ठाकुर। कांटी विधानसभा क्षेत्र के बथनाहा गांव में शमशान की जमीन पर सरकारी भवन के निर्माण कार्य पर रोक लगाने को लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांटी क्षेत्र के बथनाहा शमशान के मामले को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार के नेतृत्व में जिला अधिकारी से मिला एवं उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने जिला अधिकारी को बताया कि बथनाहा शमशान में विगत 100 वर्षों से अधिक से 4 पंचायत के लोगों के द्वारा मुर्दा दफनाने का काम किया जा रहा है। बीते दिन उक्त शमशान की जमीन पर कांटी के अंचल अधिकारी द्वारा नियम के विरुद्ध पंचायत वासियों का सहमति प्राप्त किए बिना पंचायत भवन बनाने के लिए NOC दे दिया। संवेदक द्वारा अंचल अधिकारी के NOC के आधार पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था। जब स्थानीय लोगों को इस विषय की जानकारी हुई, लोग पुरजोर विरोध किए, फिर संवेदक वापस लौट गए। लोगों ने जिला अधिकारी से यह भी बताया कि उस इलाके में शमशान के उपयोग के लिए उक्त भूमि के अलावा दूसरा कोई जमीन नहीं है जहां की मुर्दा को दफन किया जा सके। जिला अधिकारी ने लोगों की बातों को गंभीरता से सुनने के उपरांत कहा कि मैं तत्काल भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अन्य सक्षम अधिकारी को स्थल पर भेजकर जांच कराता हूं। जांचों उपरांत स्थानीय लोगों को शमशान के लिए जमीन भी उपलब्ध होगा, साथ ही पंचायत सरकार भवन भी बनाया जाएगा। जिला अधिकारी से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि जिला अधिकारी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है तथा शमशान के मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। कांटी क्षेत्र का झिटकाही मधुबन पंचायत का है। झिटकाही मधुबन पंचायत के बथनाहा गांव में लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर हिंदुओं का शमशान था, जहां उस इलाके के 12-14 गांव के लोग मृत्यु के उपरांत डेड बॉडी को दफन करने का काम कर रहे थे। पिछले दिन अंचल अधिकारी कांटी के द्वारा उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का NOC दे दिया गया। संवेदक काम करने भी चले गए, लेकिन स्थानीय आम लोगों के उग्र प्रदर्शन के उपरांत वहां से अधिकारी और संवेदक बैरंग लौटे। हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले वहां बड़ा आम सभा किया जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सरजमीन पर जो स्थिति है हम जिला अधिकारी से मिलकर उन्हें इस स्थिति से अवगत करावेंगे। और आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, इनको बताए हैं कि उस जमीन पर 100 वर्ष से पहले से श्मशान के रूप में वहां के हिंदू समाज के लोग दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत तरीके से उस जमीन का NOC देकर गलत तरीके से अंचल अधिकारी को कन्विंस करके और हिंदू समाज के भावना पर एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया गया है। और जिलाधिकारी को हमने कहा है कि कोई भी सरकारी जमीन किसी विभाग को हस्तांतरित करने से पहले ग्राम सभा आम सभा होता है और ग्राम सभा और आम सभा के NOC के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। स्थानीय स्तर पर कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने बातों को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि DCLR और एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी के द्वारा हम पूरे मामला का जांच करा लेते हैं और जांच के उपरांत ही पंचायत सरकार भवन बनाने का अंतिम निर्णय होगा। और जिलाधिकारी ने हमारे भावना को समझा है और हमें पूरा भरोसा है जिलाधिकारी पर कि जब तक वहां जांच पड़ताल नहीं होगा और श्मशान का जो जमीन है उसको चिन्हित करके श्मशान के लिए उसको डिमार्क नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग किसी कीमत पर वहां
पंचायत सरकार भवन नहीं बनने देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंचायत सरकार भवन नहीं बने, लेकिन हमारे भावना पर चोट पहुंचाकर पंचायत सरकार भवन नहीं बन सकता है। आप हमारा जमीन डिमार्केट कर दीजिए, उसके बाद जो जमीन बचता है सरकारी, उस पर पंचायत सरकार भवन बनाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और डीएम साहब ने भी हमारे इस सुझाव को स्वीकार किया है। और दूसरी बात कि भूगर्भ जल स्तर में भारी गिरावट आया है। कांटी के इलाकों में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब गांव का गांव चापाकल सूख रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों के आशया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। 22 मई से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में लगेगा आत्मनिर्भर उद्योग मेला, जिसको लेकर चैम्बर के सदस्यों ने अहम बैठक की। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आत्मनिर्भर उद्योग मेला
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आगामी दिनांक 22 मई 2025 से 26 मई 2025 5 दिवसीय मेले का आयोजन उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न होगा। आज मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ महिला उद्यमियों एवं महिला सामाजिक संगठन के साथ मेले को सफल बनाने हेतु मेले को बृहत अलौकिक बनाने हेतु एक बैठक का आयोजन परिषद सभाकक्ष में किया गया। परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया सभी संगठन से आई मातृशक्तियों का अभिनंदन करते हुए मेले से संबंधित उनके अनुभव एवं विचार प्रकट करने हेतु अनुरोध किया तथा बताया कि MSME से जो 60 स्टॉल की स्वीकृति मिली थी उसमें आधी आबादी महिला उद्यमियों को स्टॉल निबंधन में विशेष ध्यान रखा गया है। परिषद का उद्देश्य है कि हमारी मातृशक्ति महिला उद्यमीगण स्वावलंबन के साथ आत्मनिर्भर बने। महिला संगठनों ने बहुमूल्य सुझाव दिए जिस पर मेला आयोजन समिति यथोचित कदम उठाएगी। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया 22 मई को संध्या 4 बजे उद्घाटन समारोह होगा तथा आगामी दिवसों में प्रतिदिन संध्याकालीन विभिन्न प्रकार के लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बनारस के सुप्रसिद्ध चटपटी चाट बनाने वाले जो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी एवं प्रमुख हस्तियों के यहाँ अपनी सेवा देते हैं, ये परिषद के विशेष आग्रह पर मेले में आकर अपने चाट का स्वाद शहरवासियों को देने आ रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हम लोग जो यहाँ महिला संगठन है, तो महिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ हम लोग आज बैठे हैं कि हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर उद्योग मेले में जो MSME के 60 स्टॉल बुक हुए हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है। तो हम लोग आज इन संगठन के प्रतिनिधियों से यह जानना चाहे कि भाई आप हमको सुझाव दीजिए कि हम लोग इस मेले में और क्या क्या करें जिससे अधिक से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हो, अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता हो। इस विषय में हम लोगों ने उनसे उनके विचार को जानने का काम किया है। उन्होंने जो विचार दिया है हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे कि भाई जिससे अधिक हमारा मेला सफल हो। मेले में बाहर से भी टीम लोग आएंगे। बाहर से हमारे यहाँ जो टीम आ रही है इस बार हम लोग आउट ऑफ बिहार से लोगों से संपर्क नहीं हम लोग कर पाए, क्योंकि लोगों का एक ही चीज करना था कि अभी बड़ी ही गर्मी का समय है, उसमें हम लोगों को बहुत दूर से आने में कठिनाई होगी। इस कारण से हम लोग, लेकिन मुजफ्फरपुर के अलावा चंपारण से भी आ रहे हैं, दरभंगा से भी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के लोग हैं ही हैं, तो बिहार के जगह और भी जगह से लोग इसमें आ रहे हैं। मेला कब से कब तक चलेगा? 22 मई को हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं और 26 मई को समाप्त। वार्ड 13 अनुपम कैंपस गली नंबर 3 में कई दिनों से बिजली मेन लाइन का तार सड़क पर झूल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 13 अनुपम कैंपस गली नंबर 3 में लगभग 15 दिन से बिजली का मेन लाइन का तार रोड पर लटक रहा है, जिससे कभी भी एक बड़ी अनहोनी की घटना घट सकती है। स्थानीय अशोक सहनी ने बताया कि बिजली विभाग को इसको लेकर कई बार शिकायत हम लोगों के द्वारा दर्ज करवाई गई है, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस इलाके में सैकड़ों परिवार अपनी जान हथेली पर रख सड़क से गुजरते हैं। वहीं वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रतिनिधि राजेश कुमार ने बताया कि बिजली विभाग में उनके द्वारा भी कई बार सिकंदरपुर JE को कंप्लेन किया गया, मगर उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। प्रतिनिधि की बात बिजली कर्मचारी नहीं सुनते, आम लोगों की क्या सुनेंगे। 10 से 20 दिन हो रहा है, लोग इसी तार टूटे हुए के बीच में आता। हाँ, हम लोग बांस के सहारे इसको खड़ा करके रखे हुए हैं, लोग इसी में आवाजाही कर रहे हैं। कंप्लेन किए हैं किसी? हाँ, कंप्लेन किया गया हुआ है। जो इस डिपार्टमेंट के जो यहाँ के सिकंदरपुर के फीडर के जो JE हैं वो आए थे, देख के गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कितने दिन से टूटा हुआ है? ये 15 से 20 दिन हो गया है। कौन इलाका हो गया, मोहल्ला? वार्ड नंबर 13 अनुपम कैंपस। अच्छा, ये सर कि आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं बिजली विभाग को कि लगभग 1-1.5 महीना पहले यहाँ के लोकल जनता के द्वारा कहा गया कि भाई एक पॉल है, बिजली पॉल, जो नीचे से क्रैक हो चुका था। हम उस आग को देखे कि भाई यहाँ तो पॉल क्रैक है। इसकी जानकारी सिकंदरपुर JE साहब को हमने दिया, वीडियो के मार्फत वीडियो बनाकर और
मौखिक भी फोन के द्वारा भी दिया कि सर ये पोल बहुत जर्जर स्थिति में है और किसी समय ये गिर जाएगा और जान माल का नुकसान होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक हम जल्द से जल्द बदल देंगे। 1-1.5 महीना पहले की बात है ये। इधर हाल फिलहाल मतलब उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, तो 2 तारीख को पिछले बारिश में आंधी और बारिश था जिसमें पोल गिर गया। गिरने की स्थिति में सारा तार रोड पर गिर गया, जिस पूरा में करंट था। फिर लोकल लोगों के द्वारा हमें सूचना दिया गया कि इस तरह का मामला है। आनंद फानंद में आके हम ये सूचना अपना सिकंदरपुर फीडर के जई साहब को दिए और ऊपर से एसडीओ साहब को भी दिए। एसडीओ साहब बोले कि ठीक हम जई साहब को भेज रहे हैं और उसको वहां पर सारा चीज फॉलो करके करा दिया जाएगा। ये घटना 2 तारीख को है। 2 तारीख आज हो गया 13 तारीख। इस बीच में हमको क्या बार संपर्क करने की कोशिश किए, बहुत बार तो फोन उठाते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मानना है कि भाई वो जिस पद पर है वो एक बहुत अच्छी का पद है, मतलब कि कब क्या किस में घटना हो, कब क्या प्रॉब्लम हो, उनको फोन उठाना चाहिए। क्योंकि हम लोग उनसे कोई चंदा उन्हें तो मांगते नहीं है, भाई बड़ा प्रतिनिधि है, तो कोई भी मैसेज करेंगे उनके हित के लिए, समाज के हित के लिए मैसेज करेंगे कि भाई इस तरह का मामला है, कम से कम जानकारी उनको समय मिल जाए और समय पर उस काम का निपटारा हो जाए और किसी तरह का जान माल को नुकसान न हो। तो ऐसा क्या बार ट्राई किए कि फोन उठाते नहीं है। आपके माध्यम से कहेंगे विनती पूर्वक। जनप्रतिनिधि का कॉल नहीं उठाते हैं तो फिर क्या लगता है कि आम जन का कितना समस्या सुनते हैं? सर मामला ये है कि मान लीजिए हम लोग का लक्ष्य रहता है कि किसी तरह कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो। हम लोग को जैसे मैसेज मिलता है, चूंकि हम लोग लोकल प्रतिनिधि हैं तो सबसे पहले जनता हम लोग को जानकारी देता है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे मार्फत तुरंत उनको जानकारी हो जाए, उस विभाग में संबंधित विभाग में जानकारी हो जाए। मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है सर। क्या लोकेशन हो गया? लोकेशन ये हो गया अनुपम कैंपस सिकंदरपुर वार्ड नंबर 13। सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने AISSCE एवं AISSE 2025 में फिर से लहराया परचम। मंगलवार को CBSE के रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें सेंट जेवियर की शाखा सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम हासिल किया है। इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में सेंट जेवियर के छात्र छात्राओं ने अपनी मेहनत और समर्पण का परिचय देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्या अलका झा ने बताया कि स्कूल के 22 विद्यार्थियों ने AISSE 2025 में 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है और AISSCE की छात्रा अमोली ने 94% अंक प्राप्त कर सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और अध्यापकों के मार्गदर्शन से यह सफलता हासिल की है। हम अपने सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। साथ ही सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनका कहना है कि सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल भविष्य में भी अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में भी अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं। हम अपने सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और अध्यापकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस सफलता में अपना योगदान दिया है। Proud to share with you the result of AISSCE and AISSE of St. Xavier International School for the session 2024-25. Once again, children, they have done exceptionally well. This is the result of hard work and dedication. Congratulations on achieving such a remarkable result. Congratulations to all the teachers, parents and students for their hard work and dedication. I wish you all the best in your future endeavor. नाम निहित रंजन है और मैं सेंट जेवियर इंटरनेशनल के 10वीं का छात्र हूँ। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा में 94.4% अंक प्राप्त किए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों एवं अपने माता पिता को देना चाहूँगा और मैं आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा। मेरा नाम देवाशीष आनंद है और मेरा आज बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है जिसमें मैंने 91% अचीव किए और इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ अपने सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल के मैनेजमेंट को और साथ ही साथ यहाँ के टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया था और ये सफल हो पाया मेरे परिवार के आशीर्वाद से और साथ ही साथ मेरे टीचर्स के आशीर्वाद से। मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके मेडिकल करूँगा जिसमें मुझे ये स्कूल बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।
सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल। आदित्य राजा और मैं सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आज मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया और मैं उसमें 92% लाया और उससे इससे मैं बहुत आज खुश हूँ और मैं इसका श्रेय पूरा अपना स्कूल और स्कूल के मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ और शिक्षकगण को देना चाहता हूँ जो मुझे इस मुकाम को हासिल करने के लिए मदद किए और मैं आगे जाके मेडिकल करना चाहता हूँ। Very happy. At the core of my heart, just that I feel a kind of pleasure. May students of this school rise from strength to strength and achieve the noblest end of human life. Such types of blessing and benediction I rain on students, and may school rise from strength to strength. प्रिया, मेरा बच्चा निहित रंजन सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल बैरिया का छात्र है। आज इन लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट आया है जिसमें बच्चे ने काफ़ी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की है। इनका सारा श्रेय मैं स्कूल विद्यालय परिवार को, इनके शिक्षकगण, प्राचार्य महोदया, इन सभी को देना चाहूँगी। साथ ही बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। रत्ना कुमारी, IIT teacher of St. Xavier International School. I am very much happy with my students. They have performed very well in this year also in class 10th and 12th, and my blessings are with all of them. Do good always. Thank you. हमारे बच्चों को ढेर सारी बधाई। उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है उसमें सिर्फ उन्हीं का परिश्रम नहीं, हम शिक्षकों का भी हाथ है। आगे उनका भविष्य उज्जवल हो, भविष्य बच्चे और नाम करें। आज जो उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है आगे भी उसे कायम रखें, बल्कि और उससे ज्यादा ऊंचा उठे। यही हमारी आशीर्वाद और शुभकामनाएं उन लोगों को। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।